Hello everyone, welcome to Bevkuf IAS. We have done climatology and geomorphology. Now today we will start with oceanography. This is our lecture number 3. So अब हम क्रोनोलॉजिकली चेक करते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है, क्या आ रहा है और क्या हमें आगे करना चाहिए. Got it? So we will head on towards 1984 question. In 1986, mean sea level was asked. Yes. In 1989, Labrador Current, Gulf Stream, Kuroshio Current. In 1990, blank. Neap tides in 1991, tides in 1999. In 2000, tides again. See, port started coming in 2000. डायमंड हार्बर पूछ लिया इन लोगों ने. फिर उसके बाद में 2000 में इन्होंने 2000 में न्यू मून, फुल मून, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स. देखिए टाइड्स का रिपीटेशन किस तरीके से आ रहा है. गेटिंग इट. टाइड का रिपीटेशन इधर आया, फिर इधर आया. नीप टाइड्स इधर देखिए 1991 से 1999, फिर 1990 2000, 2000 से फिर 2002 में ओशन करंट से स्टार्ट करा. 2003 में लैटिट्यूड, वेट ऑफ द अर्थ. सी अगेन टाइडल बोर, टाइडल करंट्स, अगेन वही चीजें रिपीट होकर के. पोर्ट पे वापस से पहले कांडला पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट, फिर गल्फ के बारे में, फिर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में 2007 में. Then in 2011, tsunami, mangrove forest. 2011, marine dwelling zones. 2012 में cloud seeding, ocean acidification, rotation of earth, revolution of the earth, factors influencing the ocean currents. See again currents के ऊपर से इधर से आ गया क्वेश्चन. Again tides, वही सेम चीज. Fishing grounds, counter equatorial current, earth's rotation, अगेन वही चीजें घूम फिर के. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब रेन फॉरेस्ट पे पूछ रहा है. कोरल्स, सी रेन फॉरेस्ट एंड ऑल विल बी कवर्ड इन एनवायरनमेंट, so it is fine if one of the options is on tropical rainforest. Other question, conditions favorable for coral growth. See coral growth पे फिर से पूछा है इन लोगों ने. आई थिंक मरीन ड्वेलिंग जोन्स और ग्रेट बैरियर रीफ, इस तरीके से आगे जाके कोरल पे पूछ रहा है. ओशन मीन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक विंड्स एंड टेरिटोरियल सी क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी क्या है. 2022 में अगेन दे आर आस्किंग. तो इस तरीके से we'll do oceanography. Got it? So now we'll head on towards the 1980s questions, which is on page number 141. We'll go to 141. Here we are. In 1984, कुरोशियो करंट. सी यह भी रिपीट होगा आगे चल के, तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं पहले क्या है. व्हाट इज दिस कुरोशियो करंट. गॉट इट. Western coast of southern Africa, southern eastern coast of USA, southern western coast of South America, southern eastern coast of Japan. कुछ कुरोशियो से जापान जैसा लग रहा है, बस इतना ही सोचना है. डन. गॉट इट. तो कुरोशियो करंट थोड़ा जापान साइड से. ये रहा कुरोशियो. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 1986 मीन सी लेवल इज द. मीन सी लेवल क्या होता है ये बताइए.
एवरेज सरफेस लेवल होता है सी का। दैट्स इट। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है और इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड। ऐसे ही याद रखिए, आगे बढ़िए। In 1989, which of the following is cold ocean currents? See, Labrador Current, Gulf Stream, Kuroshio, none of these. अभी हमने कुरोशियो करंट देखा था जापान के पास में, ठीक है। ये फिलीपींस से स्टार्ट होता है, जापान की तरफ जाता है, एंड दिस इज अ वार्म वाटर करंट। गॉट इट? वार्म वाटर करंट कौन कौन से हैं? गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म वाटर करंट, अगुलास इज अ वार्म वाटर करंट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला वार्म वाटर करंट, ब्राजील वाला वार्म वाटर करंट, अलास्का वाला वार्म वाटर करंट। इन वार्म वाटर करंट्स को आप नेम याद रख लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वाला हॉट वाटर करंट, दीज आर हॉट वाटर करंट्स। इनके अलावा जैसे बेंगुलिया हो गया, पेरू वाला हो गया, कैलिफोर्निया वाला हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये दीज आर कोल्ड वाटर करंट्स। गेटिंग इट? तो इस तरीके से हमको याद रखना है। जैसे लेब्राडोर वाला ब्लू से मैं आई एम मार्किंग कोल्ड वाटर करंट्स। ग्रीनलैंड, लैब्राडोर, कैनरे, पेरू, कैलिफोर्निया, बेंगुलिया, बेंगुएला, somebody spell it for me, ओयाशियो। गेटिंग इट? ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो तरीके से वार्म वाटर है, एक हॉट वाटर है, वार्म वाटर सॉरी एक कोल्ड वाटर है, एक वार्म वाटर है। वार्म वाला है आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला, और वेस्टर्न वाला कोल्ड है। ऐसी जापान साइड में ओयाशियो और कुरोशियो। तो के फॉर वार्म एंड ओ फॉर कोल्ड, ओल्ड कोल्ड। ऐसी अफ्रीका में अगुलास इज अ वार्म वाटर करंट एंड इन बेंगुला इज अ कोल्ड वाटर करंट। गेटिंग इट? और हमेशा देखिए ईस्ट साइड में वार्म वाटर करंट दिखेगा आपको, और वेस्ट साइड में कोल्ड वाटर। कैनरे इज अ cold water current and northern Atlantic drift is a hot water current. Labrador is a cold water current. Greenland is a cold water current. Gulf Stream is a hot water current. पेरू वाला है आपका कोल्ड वाटर, कैलिफोर्निया आपका कोल्ड वाटर, और अलास्का वाला आपका सिर्फ ये है जो हॉट वाटर है। याद रखिएगा ज्यादातर अलास्का को छोड़ के बाकी सब वार्म वाटर वाले हैं। मतलब सॉरी, अलास्का को छोड़ करके बाकी सब कोल्ड वाटर वाले हैं, कोल्ड वाटर करंट्स हैं। वेस्ट साइड में, वेस्ट कोस्ट पे, ये वेस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट, ये इसका वेस्ट, ये इसका वेस्ट, इसका वेस्ट। गॉट इट? अलास्का को छोड़ के। गेटिंग इट? और ईस्ट साइड में लगभग सारे ही वार्म वाटर करंट्स हैं। तो इस तरीके से यू हैव टू मग दीज थिंग्स अप, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, और कल को अगर बाउंसर क्वेश्चन लोगों को लग रहा है बट आपसे हो जाएगा। गॉट इट? नाउ इज द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। गल्फ स्ट्रीम अभी देखा था हॉट था, कुरोशियो हॉट था, नन ऑफ दीज है ही नहीं। लेब्राडोर, ये देखिए लेब्राडोर, ये रहा। ओके, दैट्स द कोल्ड वाटर करंट। इस तरीके से याद रखिएगा, इस मैप को बार बार रिवाइज कीजिएगा। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ सराउंडिंग द इंडियन कोस्ट इज वाइडेस्ट ऑफ द, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो वाइडर कहाँ है? देखिए शेल्फ के बारे में आई हैव टोल्ड यू, शेल्फ क्या होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल ड्राइव, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सब बताया था, याद आया? 300 150 से 350 मीटर, 150 से 350 मीटर्स के अराउंड, 110 या 350 अराउंड मीटर्स की डेप्थ जाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। उसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप, अगर कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ जाएंगे, और अगर ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगे तो उसी कॉन्टिनेंटल स्लोप को हम क्या, कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। आई हैव जाइए आप पुरानी वीडियोस में देखिए, आपको मिल जाएगा। कोरोमंडल कोस्ट है एक, ये आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इवन ट्रेन गोज टू उत्कला, उड़ीसा, उत्कल एक्सप्रेस नाम है ट्रेन का, तो ऐसे याद कर सकते हो। उत्कला एक्सप्रेस का मतलब ये उड़ीसा से जाने वाली है, उस दैट्स उत्कला कोस्ट। गेटिंग इट? और कौन सा है?
Malabar coast and this is the Konkana coast. ये आपको वाइट वाइट ये दिख रहा है, आप ऐसे इमेजिन कीजिए ये जो एरिया ये अब इसको स्लोप समझ लिए, अभी फिलहाल के वैसे है नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये सबसे ज्यादा वाइट किधर है ऑल ओवर इंडिया में, नॉट बांग्लादेश। ये देखिए ये कितना कितना वाइट जा रहा है, ऐसे इमेजिन कीजिए कितना वाइट जा रहा है, कितना वाइडिंग है इसका। और कितने सारे स्टेट्स में जा रहा है, कितना बड़ा है, इस तरीके से इनफैक्ट ये यहाँ तक जाता है। तो कोनकाना कोस्ट सबसे बड़ा वाइडेस्ट कोस्ट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। 350 kilometers off the coast of Bombay where the oil rich Bombay High is located, 450 miles के अराउंड है। गॉट इट। इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर। इन 1990 and the question is asked, ये तरीके हैं पता है, यू हैव टू रिमेंबर दीज, यू नो, इसमें सही अच्छे से दे रखा है इस पूरी पीडीएफ में, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अनदर क्वेश्चन, neap tide are produced in the first and third quarters of the moon. Okay. Then the moon and the sun are in conjugation with the other planets, the moon and the sun. See, you have, you know, पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड होता क्या है। गॉट इट। स्प्रिंग टाइड जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, दैट्स द स्प्रिंग टाइड, या फिर ये न्यू मून बोलेंगे इसको, जब दोनों के बीच में आ रहा है तब दोनों ये इसकी मून की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी ये फोर्स एक्सर्ट करती है अर्थ के साइड में, और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग टाइड्स आती हैं। गॉट इट। स्प्रिंग टाइड्स इक्वेटर की साइड में। एंड जैसे ही दूसरी स्प्रिंग टाइड क्या होती है, फुल मून वाली, ये न्यू मून है। न्यू मून का मतलब सन और मून एक साथ एक ही जगह पर दिख जाएंगे, हमें दिखाई देंगे अगर हम उन्हीं के जस्ट सामने होंगे न्यू मून वाले दिन पर, कि सन ग्रहण, चंद्र ग्रहण देखा है ना, सूर्य ग्रहण, वही है ये, दिस इज द सूर्य ग्रहण। एंड फुल मून में क्या होता है, स्प्रिंग टाइड में, स्प्रिंग टाइड में दो टाइप की टाइड्स हैं, एक बार मून बीच में आ जाता है या फिर एक बार अर्थ दोनों के बीच में आ जाती है। तो इक्वल इक्वल फोर्स इधर भी और इधर भी लग जाएगा, सन इधर फोर्स मार रहा है, इधर मून इधर से फोर्स डाल रहा है, फिर से बलजी ने सारी इधर भी और इधर भी दोनों साइड्स, दैट्स कॉल्ड फुल मून। गॉट इट। एंड नीप टाइड्स में क्या होता है, ये 90 डिग्री पे जाता है मून, 90 डिग्री। गॉट इट। पोल्स के जस्ट अबव, गेटिंग इट। वो मैं सिर्फ कहने के लिए पोल्स के जस्ट अबव बोल रहा हूँ, उस तरीके से यू शुड गेट इट कि बस वो 90 डिग्री जा रहा है, अर्थ और सन के बीच में जो 180 डिग्री का लाइन आ रहा है, इसके 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सेम स्पेस में। गेटिंग इट। दोज आर कॉल्ड नीप टाइड्स। और ये देखो फर्स्ट क्वार्टर मून, ये लास्ट क्वार्टर मून, फर्स्ट क्वार्टर मून ये रहा, ये लास्ट क्वार्टर मून। गेटिंग इट। अब ये कितने दिन का होता है, 1550 डेज की साइकिल चलती है। गेटिंग इट। वो भी आई टेल यू व्हेन अनदर क्वेश्चन विल कम लाइक दिस, यू नो, यहाँ पर आ रहा है ना क्वेश्चन, यहाँ पे विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। Another question, 1997, which one of the following factors is responsible for the change in the regular direction of the ocean currents in the Indian Ocean? अच्छा, sorry. Neap tides are produced in the first and the third quarter of the moon. Then first quarter में आ रहा है, third quarter में आ रहा है neap tides. ठीक है? The moon and the sun are in the conjugation with the other planets? No. The moon and the sun are in the opposition with each other? No. The attractions of the sun and the moon are at the right angles to each other. See? At the right angles. At the right angles. This is the right correct answer. The moon and the sun are in the quadrant position. No. चलिए अगला क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग मैप, द डिवीजन अलोंग इंडियाज कोस्ट रीजन इंडिकेट्स, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट। Which of the following factors is responsible for the change
in the regular direction of the ocean currents in the Indian Ocean? First option, Indian Ocean is half an ocean. Indian Ocean has monsoon drift. Indian Ocean is a landlocked ocean. Indian Ocean has greater variation in salinity. अब देखिए ये सब चीजें देखते हैं. इंडियन ओशन इज हाफ एन ओशन. अब देखिए व्हाट इज हाफ एन ओशन, बिल्कुल भी नहीं होगा ना. इंडियन ओशन इज लैंड लॉक्ड ओशन. डू यू थिंक इंडियन ओशन इज लैंड लॉक्ड ओशन? पूरा खुला हुआ है भाई. नो. इंडियन ओशन हैज ग्रेटर वेरिएशन इन सलिनिटी. अच्छा, मतलब हम जगह जगह जाकर के वेरिएशन चेक कर रहे हैं सलिनिटी के. इसकी वजह से देर इज अ चेंज इन रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करेंट्स इन द इंडियन ओशन. हाँ, सलिनिटी की वजह से कुछ भी. ये भी नहीं होगा. इंडियन ओशन हैज मॉनसून ड्रिफ्ट. या इट कैन हैपन. मॉनसून यहाँ का सीजन है. लेट्स सी. इंडियन ओशन हैज मॉनसून ड्रिफ्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ocean currents in the Indian Ocean. Ocean currents in the Indian Ocean change their direction twice a year. Got it? दो बार चेंज करता है डायरेक्शन इंडियन ओशन करेंट्स का. Another question, 1999. At which one of the following positions shown in the diagram will the height of the ocean tide be maximum? मून की ऑर्बिट है, ये अर्थ है. ये ब्लू में मैं मून को कर देता हूँ. ये मून है. ये M1 है, ये M4 है, M3, M2, M1, M2, M3, M4. किस पोजीशन में सबसे ज्यादा हाइट का ओशन टाइड आएगा मैक्सिमम, ये बताइए. थोड़ी देर पहले स्प्रिंग टाइड बताया था और उसमें क्या बताया था. सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, मून यहाँ है. सन का फोर्स प्लस मून का फोर्स बहुत ज्यादा ग्रेट हो जाएगा अर्थ के, उससे टाइड्स आ जाएंगी. गॉट इट? प्लस हो रहा है ना यहाँ, तो यहाँ ऑपोजिट ऑपोजिट जा रहा है. सन यहाँ आ गया, मून इधर आ गया, ये दोनों इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, कैंसल आउट मार रहे हैं. यू जस्ट नीड टू थिंक. तो ये जो M4 पोजीशन है ना, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टाइड बनेंगी और आंसर इज M4. सॉल्यूशन डी. गॉट इट? In this position, because in this position moon and sun lie in the straight line, tides are based on sun, moon and earth's position. Depending upon the position, the sun and the moon in respect to two types of tides, spring and neap tides. अब देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन है. Spring tides, during the spring tides the sun, the moon and the earth are in straight line. They occur twice a month, one during the full moon period and another during the new moon period. Got it? Neap tides. During neap tides, the sun and the moon are at the right angles to each other, and forces of the sun and the moon tend to counteract on one another. Like spring tides, these tides also occur twice a month. इस तरीके से. Got it? Spring tide. This is neap tide. Neap tides पे देखिए पोल्स पे हाई टाइड्स आती हैं और इधर लो टाइड्स आती हैं इक्वेटर पे, और स्प्रिंग टाइड्स पे इक्वेटर पे हाई और पोल्स पे लो टाइड्स. ये भी याद रखना, न्यू लर्निंग है. अनदर क्वेश्चन. Consider the following statements. Great help. Tides are of great help in navigation and fishing. ठीक है, फाइन. एक तरीके से. हाई टाइड enables big ships to enter or leave the harbor safely. Yes. हाई टाइड होगी तो आराम से शिप जा सकते हैं ना, पानी ज्यादा हो जाएगा. Tide prevents situation in the harbors. Siltation. Prevents siltation in the harbor. Tanla and Diamond Harbor are tidal ports. See, this is the new learning. यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है ग्रामर की भी. ये भी हम लोगों को चेक करना होता है when we do the questions. So yes, this can happen. Tide prevents siltation in the harbors. देखिए, some of the importance of tides is discussed below. ये हमको याद होना चाहिए. Tide effect. First, tide affect other aspects of oceanic life, including the reproductive activities of fish and ocean plants. Second, high tides helps in navigation. They rise the water level close to the shores, which helps the ships to arrive at the harbor more easily. Third, fourth, fifth, tides are responsible for moving large amount of sediments perpendicular to the coast.
Tidal range governs the width of the littoral zone. Fifth, the periodic rise and the fall of the tides varies the distribution of wave energy along the beach profile. Sixth, it influences the distribution and morphology of tidal flats, coastal deltas, barriers, islands, spits, etc. Role in mixing of ocean water, yes. Eighth, tides take away the terrigenous material brought by the rivers at the river harbors and prevents siltation. मिल गया? सिल्टेशन होने से बचाता है, वहां पे बार बार सिल्ट आता रहेगा, पूरा रॉक फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उससे भी बचाती है टाइड्स, तोड़ती है उनको. Ninth, influence salt and fresh water mixing in estuaries, yes. 10th, hydropower production through tidal energy, हाँ वो तो है ही है, फ्रांस एंड जापान हैव पावर स्टेशन, दिस काइंड ऑफ ठीक है. 10th, tidal movements help in studying intertidal ecology. जो टाइडल मूवमेंट्स हैं उससे टाइडल इकोलॉजी यानी कैसे समझाऊं, इकोलॉजी मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो उसमें बायोजोग्राफी वो बना के रखता है वहाँ की. गॉट इट. 11th, sea water keeps on moving to tides and does not freeze even in higher latitudes. Most of the British ports remains ice free due to tides. Got it? Sea water जो है वो tides को keeps on moving the tides and does not freeze even in the higher latitudes. टाइड्स की वजह से सी वाटर मूव करता रहता है और इसकी वजह से फ्रीज नहीं हो पाता है हायर लैटिट्यूड्स की वजह से. ब्रिटिश पोर्ट्स आइस से फ्री रहते हैं टाइड्स के टाइम पे. गॉट इट. और कांडला एंड डायमंड हार्बर टाइडल पोर्ट्स. The Kandla port located at the head of the Gulf of Kutch along tidal creek known as Kandla Creek in the state of Gujarat. The region is dominated by high tidal range and strong tidal currents through wave disturbance, and the approaches to Kandla Creek are not much significance. The port is strategic important and is nearest Indian port from the Middle East and the Europe. Diamond. The entire district is situated in the Ganges Delta and western part, located at one of the east banks of the Hooghly River, is covered by the Kulupi Diamond Harbour Plain, which is 5 to 6 meters above sea level. Diamond Harbour was originally known as Hajipur, as it was situated on the banks of Hajipur Creek. The name Diamond Harbour was applied by the British, who used it for both river and sea shipping. Got it? Another question. 2000 in 2000, during the neap tides the high tide is lower and the low tide is higher than usual. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम देखा था, याद आया? नीप टाइड के टाइम पे द हाई टाइड इज लोअर एंड द लो टाइड इज हायर देन यूजुअल. गॉट इट. ये स्प्रिंग टाइड में जो हाई टाइड है वो लो बन गई, जो स्प्रिंग टाइड में लो थी वो हाई बन गई नीप टाइड में. गॉट इट. तो वही यही कह रहा है, नीप ड्यूरिंग द नीप टाइड द हाई टाइड इज लोअर एंड द लो टाइड इज हायर देन यूजुअल. अब आपको समझ में आ रहा है क्यों करा रहा था मैं ये सब, क्यों करना यहाँ से ज्यादा जरूरी है. Eventually it will help you. The neap tide, unlike the spring tide, occurs on the new moon instead of on the full moon. ये तो गलत है ना भाई, neap tide कहाँ से? The neap tide, unlike the spring tide, occurs on the new moon instead of the full moon. ये तो गलत है ना. न्यू मून और फुल मून पे क्या होता है? सिर्फ स्प्रिंग टाइड होता है. ये अनलाइक, रेदर देन, अदर देन, ये मोस्टली यूपीएससी गलती करता है, तो वैसे भी आपको ध्यान देना ही है. Got it? A is true and R is false. Another question. Consider the following statements. Ocean currents are slow surface movement of water in the ocean. Ocean currents assist in maintaining the Earth's heat balance. Ocean currents are set in motion primarily by prevailing winds. Ocean currents are affected by the configuration of the sea. ठीक है, अब देख लेते हैं चारों ही बातें. मुझे तो ओशन करेंट्स की ठीक ही लग रही है, बट देखते हैं. ओशन करेंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द फाइन नॉर्मल वाटर सरफेस मूवमेंट की बात कर रहा है, स्लो है. ओशन करेंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस. यस, दिस इज करेक्ट. हमने काफी सारे ओशन करेंट्स देखे थे. लैब्राडोर करंट देखा था हमने, ऑस्ट्रेलियन देखा था हमने, कुशीरो देखा था, ओशियारो देखा था, याद आया कुछ? वार्म एंड कोल्ड वो मेंटेन करते हैं हीट बैलेंस को.
ओशन करेंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड्स, यस, कई बार ओशन करेंट्स उसकी वजह से भी होते हैं, मतलब मोस्टली तो उसी की वजह से होते हैं। ओशन करेंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, यस, दे get affected by the configuration of the sea. All the four are correct. Major ocean currents are greatly influenced by the stresses exerted by the prevailing winds and Coriolis force. Got it? The primary forces that influence the currents are healing of solar energy, wind, gravity and Coriolis force. कल को अगर ये ऑप्शन आ जाए तो ये भी हो सकता है आंसर, ठीक है। विंड से भी करता है, ग्रेविटी से भी करता है, कोरियोलिस फोर्स से भी करता है। यही मैं मतलब आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मैं बताने वाला था, बट अच्छा यहाँ पे है। The cold waters of the Arctic and Antarctic circles move towards warmer water in the tropical and equatorial region, while the warm water of the lower latitudes moves polwards. ये भी याद रखिएगा। Coastline plays an important role in governing the direction of the flow of the ocean current. Got it? It has been displaced previously. अभी 2013 के क्वेश्चन में भी ये रिपीट होगा 2013 में जाके। This will also repeat 2013 में। इस तरीके से पिटिशन आ रहा था 10 साल पे भी। The weight of the body decreases. Now the question is complete. Another question. The weight of the body decreases with the increase of the latitude on Earth. अच्छा, लैटिट्यूड क्या होती है और लॉन्गिट्यूड क्या होती है, ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ये तो सही है कि नहीं है वो, ये तो ट्रू बात है, बट ये इसका रीजन है कि नहीं है। द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द लैटिट्यूड ऑन अर्थ। सेंटर से दूरी कम हो रही है पोल्स की साइड में, और इक्वेटर की साइड में सेंटर, अर्थ के सेंटर से दूरी बढ़ रही है, बस इसकी वजह से, हाइट का डिफरेंस के आने की वजह से, इसलिए हो रहा है ये, ठीक है। गेटिंग इट? तो बी एंड ए आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए का रीजन ये है, देख लेते हैं। ये देखो, वेट डिक्रीजेस एज द लैटिट्यूड एल्टीट्यूड राइज, एक सेकेंड, वेट डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड राइज because it does not show in proportion to gravity related acceleration. Got it? समझे? Altitude affects how much a person weighs. When a body is taken from the equator to the poles, its weight increases because the acceleration due to gravity increases. This is because the earth is not a perfect sphere but rather a geoid. ये चीज मैं बोल रहा था कि हम इधर की तरफ आएंगे तो वेट कम, और इधर की तरफ जाएंगे तो, सॉरी, इधर की तरफ रहेंगे तो वेट कम, इधर की तरफ जाएंगे तो वेट ज्यादा। एल्टीट्यूड कम होता जा रहा है तो वेट बढ़ता जाएगा ना, दूरी रहेगी तो ग्रेविटी थोड़ा एक्सेलरेशन के चक्कर में। अनदर क्वेश्चन, which of the following statements is not correct? Gulf with narrow fronts and wider rears experience high tides. Tidal currents take place when a gulf is connected with the open sea by a narrow channel. Okay, tidal bore occurs when a tide enters the narrow and shallow estuary of river. The tidal nature of the month of the river Hooghly is a crucial importance to Kolkata as a port. The tidal nature of the mouth of the river Hooghly is of crucial importance to Kolkata as a port. The answer is no. The tidal nature of the mouth of the river Hooghly is not the crucial importance to the port of Kolkata as a port. Okay, ये भी देख लेते हैं गल्फ के लिए, ये न्यू लर्निंग है। Gulf with narrow fronts and wider rears experience high tides. Gulf of Mexico, this was in my mind. गल्फ मान लीजिए, कैसे समझाऊं, चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको आराम से समझाऊंगा।
The second point is the in and out movement of water into a gulf through a channel is called a tidal current. In and out जो हो रहा है water का, उसको into a gulf through a channel is called a tidal current. Got it? Should I teach you everything? पूरा ही सिखा दूं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विल टीच यू नाउ. नॉर्थ अमेरिका है इस तरीके से, तुमसे कनेक्ट हो रहा है इस तरीके से. गॉट गेटिंग इट? थोड़ा सा ऐसे करके है, गेटिंग इट ना, ये इस तरीके से. और ये क्या है? अटलांटिक ओशन. ये मेक्सिको. ये गल्फ ऑफ मेक्सिको. तो ये क्या है? गल्फ है. यहाँ वाटर पूरा है, ये ओशन से कनेक्ट हो रहा है, ये आइलैंड वाला एरिया है पूरा. यहाँ थोड़ा सा हिस्सा बच रहा है. ओशन से जब टाइड जनरेट होगी तो क्या होगा? अब इसको देख के सोचिए. पहला, गल्फ विद नैरो फ्रंट्स, ये नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर रियर एक्सपीरियंस हाई टाइड्स. गॉट इट? वो बोल रहा है कि ये हाई टाइड एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि पीछे से तो बड़ा है काफी, पर आगे से छोटा है, तो ज्यादा घुसने की कोशिश होती है टाइड्स में. द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू गल्फ थ्रू अ चैनल इज कॉल्ड टाइडल करंट. यहां पर जो करंट जनरेट हो रहा है इन एंड आउट वाला इस एरिया में. दूसरा, ये इन एंड आउट वाला ये इस रीजन में, गल्फ के अंदर जो जा रहा है, अंदर जाने का, यहां से नैरो है. तो वो क्या है? टाइडल करंट एक्सपीरियंस करेगा. Tidal bore is a phenomenon which occurs when leading edge of the incoming tidal forms a wave of water that travels up a river or narrow bay against the direction of the river or a bay current. अब यहाँ पे एंटर करा करंट ने, वो ट्रैवल कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से. यहाँ पे रिवर्स वगैरह भी होंगी, इनमें भी ट्रैवल कर गया थोड़ा थोड़ा. उसी को क्या बोलते हैं? टाइडल बोर. टाइड का झटका ये जो आ रहा है अंदर की तरफ. Incoming tidal forms a wave of water that travels up a river or a narrow bay against the direction of the river or bay's current. Tidal bowls are common in the Hooghly River. Got it? Hooghly में common है. Another question, 2007. The largest coral reef in the world is found near the coast of which of the following countries? Largest coral reef in the world, that is the Great Barrier Reef. ये याद रखना पड़ेगा. Got it? याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में है. ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल रीफ है लार्जेस्ट. बाद में रिपीट भी होगा क्वेश्चन आगे जाके. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में. यू हैव टू रिमेंबर दिस. वर्ल्ड हेरिटेज 1981 में बनाया गया था इसको. इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इंटररीफल एरियाज. Half the world's diversity of mangroves and many seagrass species, the shallower marine areas support half the world diversity of mangroves. Got it? Another question. 2004 tsunami made people realize that mangroves, see again mangroves, घुमा फिरा के वही वहीं से, can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? मैनग्रूव्स ऐसे दिखते हैं, देख लो थोड़ा सा. ये जब कोई करंट आ रहा होगा पानी का या अर्थिंग अर्थक्वेक आएगा तो इसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? मैनग्रूव करेगा ना. बेनिफिट्स क्या हैं? दे प्रिवेंट इरोजन एंड स्टेबलाइज शोर लाइन्स. दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर 80% ऑफ द कमर्शियली एंड recreationally important fish species. They improve water quality and clarity. They provide privacy and shade for coastal property owners. They reduce waves height up to 66% during storm events. Got it? And mangroves are home to many endangered species. Sundarbans in the West Bengal is the largest mangrove region in the world and also UNESCO World Heritage Site. Importance of mangroves: stabilize coastline, reduces coastal flooding, reduce pollutants, shelter from the storm, resources
For humans, carbon sink. Got it? Mangroves belts several hundred meters wide have been shown to reduce tsunami height by between 5 and 30%. Wider mangrove forests are more effective at reducing tsunami height as well as the speed of the water and area flooded by the tsunami. The mangrove trees have very strong webbed net-like complex roots which help them to resist strong waves and storms, and the mangrove forest acts as a barrier to them. Okay, तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं. द मैंग्रोव स्वैम्प्स सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम द सी बाय द वाइड जोन इन द पीपल नीदर लिव नॉर वेंचर. ये क्या बकवास है, हटाओ. द मैंग्रोव्स, ये देखते ही आपको हटा देना है. इसमें मतलब आई थिंक देर इज नथिंग कॉमन सेंसिकल. द mangroves provide both food and medicines which people are in need of after any आ गया ना. हर एक नेचुरल डिजास्टर के बाद में थोड़ी ऐसा होगा कि गेटिंग इट, फूड और मेडिसिन मैंग्रोव्स ही देगा. गलत. द मैंग्रोव, इस तरीके से सोचिए, द मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ साइक्लोन. शेल्टर की बात तो की नहीं थी ना, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ना वो, तो उसके रूट्स. The mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of their extensive root. ये देखिए, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करेंगे, एक्सटेंसिव रूट एक्सटेंशंस हैं. D is the correct option. Another question. In the context of ecosystem productivity, marine dwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the decomposer microorganisms to surface, nutrients to the surface, bottom dwelling organisms to the surface. Upwelling is an oceanic phenomenon in which deep cold water rises towards the surface. Upwelling क्या होता है भाई? डीप कोल्ड वाटर है, ठीक है, उसको सरफेस तक आ जाता है, वो उसे बोलते हैं अपवेलिंग. अपवेलिंग ब्रिंग्स दोज लॉस्ट sunk nutrients back to the surface which creates blooms of the algae and zooplankton which feeds on those nutrients. नीचे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली चीजें जितनी भी हैं वो सब ऊपर आ जाती है, नाइट्रोजनस. उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ब्लूम्स आएंगे, एल्गल ब्लूम्स, यानी एल्गीज की प्रजाति बढ़ेगी. जू प्लैंक्टन्स, वो हरे हरे जो आपने देखे हैं वो बढ़ेंगे, छोटे छोटे डायटम्स बढ़ जाएंगे, ये सब चीजें. गॉट इट? बॉटम ड्वेलिंग सरफेस टू द decomposer microorganisms to the surface, nutrients to the surface. Yes, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिम्स टू द सर्फेस नहीं आएगा, वो वहां पे उनको ब्लूम कर देगा, मतलब वहीं पैदा कर देगा एक तरीके से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 2012, the acidification of oceans is increasing. Why is the phenomenon a cause of concern? Acidification oceans का increase करेगा तो concern क्यों है भाई? concern तो होगी ना. जनरली सोच के देखो, the growth and survival of calcareous phytoplanktons will be adversely affected. Yes, होगा भाई. एसिडिफिकेशन हो रहा है, आपके घर में कोई एसिड डाल दे तो आपके लिए कितना दिक्कत हो जाएगी, ऐसे उनके लिए बेचारों के लिए दिक्कत होगी. Second, the growth and the survival of coral reefs will be yes. The survival of the some animals that have phytoplanktonic larvae will be adversely affected. Yes, phytoplanktons को भी आएगा. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. The cloud seeding and formation of clouds will be adversely affected. Cloud seeding and formation of clouds, yes, acidify हो जाएगा. फॉर्मेशन क्लाउड्स करने में कितनी दिक्कत आएगी, इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कितना ज़्यादा होगा. और हाँ, कितनी अच्छा देखिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द सी वाटर, केमिकल reactions occur that reduce seawater pH, carbonate ion concentration and saturation states of biologically important calcium carbonate minerals. Got it? It affects the coastals, hostile to marine life. It may lead to decreased cloud formation, raising global temperatures. ये global warming वाला सीन. Got it? और वो अगर हो भी गया तो ऊपर चला जाएगा. क्लाउड सीडिंग क्या होता है? एरोप्लेन आया, सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में डाला,
The chemicals mimic the particles that serve as the surface for condensation that creates water droplets. Condensation वो बनाएंगे और water droplets. Once the condensation creates water droplets that large enough, the rain will fall. Traditional method of rainmaking in use since 1940s. See, cloud seeding. Getting it? Now let's head on towards our another question, 2012. This is the following: rotation of the earth, air pressure and wind, density of ocean water, revolution of the earth. Which of the following, which of the above factors influences ocean currents? अभी हमने देखा था ocean currents को क्या क्या influence करता है, ठीक है? एयर प्रेशर एंड विंड, यस डेफिनेटली इट डज. रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस, वो कोरियोलिस फोर्स वाला जो हमने ऑप्शन देखा, आप पीछे जाइए, आप चेक करिए, आपको मिलेगा, सेम है. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, नो, नॉट इन बिग दैट सेंस. फोर्थ तो नहीं हो सकता, फोर्स एग्जर्ट थोड़ी कर रहा है कोई वो. फोर्थ नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, या तो 1 2 या 1 2 3. डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, यस, अगर ओशन वाटर की डेंसिटी हाई होगी तो हाँ करंट बनने में दिक्कत आएगी, और कम होगी तो जल्दी. डिपेंड्स. गॉट इट. तो एक बार डेंसिटी का देख लेते हैं. हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स तो हमने देख लिया था. द सेकेंडरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर टेम्परेचर डिफरेंसेस, सैलिनिटी डिफरेंसेस, डेंसिटी डिफरेंसेस. गॉट इट. ठीक है. एसटीडी से याद कर लो, एसटीडी सेकेंडरी फोर्सेस, टेम्परेचर डिफरेंसेस, सैलिनिटी डिफरेंसेस एंड डेंसिटी डिफरेंसेस. एसटीडी, डेंसिटी, टी से टेम्परेचर और सैलिनिटी. These are the second, secondary influences. ठीक है. Secondary factors that influences ocean currents. Another question: the most important fishing grounds of the world are found in the regions where warm and cold atmospheric currents meet. अच्छा, another question: the most important fishing grounds of the world are found in the regions where, अभी बताया था, warm current, cold current, warm current, cold current, warm current, cold current दिखाए थे, याद है कुछ स्टार्टिंग में ही? बस वही देखो, ये रहा, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मीट, सिंपल. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स बने थे वो किशियोरियो और ओसाका करके कुछ था, वो जापान वाला. शोरियो फिलीपींस से आ रहा था, वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी. ठीक है. ये रोशियो एंड ऑल. टाइड्स अकर इन द ओशंस एंड सीज. अनदर क्वेश्चन: टाइड अकर्स in the ocean and seas due to which of the following? Gravitational force of the sun, yes. Gravitational force of the moon, yes. Centrifugal force of the earth, yes. तीनों के फोर्स ही तो एग्जर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में. अभी तो कराया था स्प्रिंग टाइड नीप्स टाइड में. सिंपल, डी आंसर. 2015, what explains the eastward flow of the equatorial counter current? eastward flow of the equatorial counter current. हमने करंट्स करे थे, तो इक्वेटर का काउंटर वाला जो करंट आता है, वो मान लीजिए इक्वेटर है, उसका जो काउंटर करंट आ रहा है, इधर से जनरेट जो हुआ, इधर से तो जा ही रहा था, इधर से जनरेट हुआ, उसका ईस्टवर्ड फ्लो, ईस्ट में फ्लो क्यों हो रहा है? भाई सिंपल सी बात है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है शायद, आई थिंक, या फिर ये दोनों टकरा रहे हैं. भाई काउंटर भी तो है, ये भी है, ये भी है, और ये टकराए भी आपस में, ऊपर से अर्थ भी रोटेट कर रही थी. तो ये दोनों ही एक बार को रीजन हो सकते हैं, बट as the earth rotates from west to east, water near the equator tends to move from east to west due to the prevailing winds. This leads to formation of equatorial currents both north and the south of the equator. The convergence of the two equatorial currents piles of water in the western parts of ocean basins. The piled up water flows from west to east under the effect of gravity, resulting in counter equatorial current. Got it? Convergence of two equatorial currents के चक्कर में होता है. Got it? इसका आंसर वैसे ए भी हो सकता था, अर्थ रोटेशन, बट वो उसकी वजह से एक करंट बन रहा है, फिर दूसरा बन रहा है, दोनों बन रहे हैं, काउंटर बन रहा है, बट वो टकरा रहा है, उसके बाद में जा रहा है, इसलिए इसका आंसर भी है. थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा इसमें, लिटिल हार्ड. अनदर क्वेश्चन: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स. पहला ऑप्शन. कहाँ देखे हमने सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स? ट्रॉपिकल वाटर्स में देखे हैं या थोड़े ऊपर नीचे देखे हैं? ट्रॉपिकल में देखे ना, सब ट्रॉपिक्स में तो होते हैं, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स, क्योंकि ह्यूमिड, उनको थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड
क्लाइमेट मिल जाता है, एक नॉर्मल एक मीन टेम्परेचर मिल जाता है थ्रू आउट द ईयर। ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस झेल नहीं सकता कोरल रीफ, ये याद रखना। गॉट इट? More than one third of the world's coral reefs are located in territories of Australia, Indonesia, and the Philippines. हाँ देखा जाए तो ये है, बट इंडिया का नाम भी ले लेना चाहिए था इन लोगों को इसमें, बट स्टिल इट इज फाइन। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर एनिमल फाइला देन दोज hosted by tropical rainforest. Yes, this is correct. दिस इज करेक्ट, दिस इज अ फैक्ट। ये दो फैक्ट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा, ये फैक्ट हैं, अच्छे से याद रखना है इसे। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उस दिन 2018 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे अप्रोच इस वो हैक्स जो लगती है ना, उनको कैंसिल कराने के लिए यूपीएससी ने ये सब किया था, इस तरीके की चीजें डाली थी, बट स्टिल दे आर करेक्ट। गॉट इट? बिकॉज ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन था, बच्चे सोचेंगे पता नहीं कहां से आया, बट ये रिपीटेशन वाला था। With reference to ocean mean temperature, which of the following statement is a correct? OMT is measured up to a depth of 26 degree ice to thumb with 129। देखिए डेटा डूटा ये सब चीजें गलत होती हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये तो कभी नहीं होगा, ये जनवरी टू मार्च बिल्कुल भी नहीं। हटा दो फर्स्ट को, बिल्कुल हटा दो। OMT collected during January March can be used दे रखा है in assessing whether the amount of the rainfall in the monsoon will be less or more than a certain long term mean। It is commonly फाइन ट्यून्ड स्टेटमेंट है ये, ऐसे याद रखो। कुछ दिक्कत तो नहीं दिख रही ना स्टेटमेंट के अंदर, नॉर्मल है ये, तो इट कैन बी करेक्ट बी। यहाँ तो दिक्कत ही दिक्कत थी, 129 26 जनवरी मार्च पूरा ही प्रॉपर एकदम डिटेल्ड दे रखा था। 2021 में क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds। अभी बताया था वेस्टर्न सेक्शंस वर्ल्ड के सारे वार्मर है एक्सेप्ट दैट अलास्कन करंट, वो सिर्फ कोल्ड है, बाकी सब वार्म है। ऐसा क्यों है? उसका कारण क्या था? वो ट्रेड विंड्स आती है ना, जो बरसात लेकर आती है, उनके चक्कर में कोल्ड से इधर जाती है, इधर एंड तक आते आते पानी नहीं बसता, इधर का वार्म ही रह जाता, ठंडा हो ही नहीं पाता कुछ एरिया, वार्म 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 वेस्ट में। दिस इज द रीजन, ट्रेड विंड्स। सही है। इन द देखिए अब कहां से कहां डिस्कस कर रहे थे, तो कहां सवाल आ गया, ऐसे ही होता है। You have to remember these things, these learnings, okay? In the temperate zone, westerlies make the eastern sections of the oceans warmer than the western sections। Westerlies make the eastern sections of the oceans warmer than the west। हाँ westerlies west से आ रही है, तो वो यहाँ से उठाएगी और ईस्टर्न सेक्शंस को वार्म रखेगी, ओशंस को। यस, दिस इज करेक्ट, व्हाई नॉट? आपको तो सिर्फ विंड डायरेक्शन सोचनी है, अब आपको ज्यादा इतना जरूरत नहीं है हर चीज जानने की, आपको बस एक लॉजिक लगाना है कि भाई वेस्ट से आया तो पानी इधर से लेके आएगा, यही तो मैंने सिखाया है। और ईस्ट तक आते आते पानी खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर से विंड के साथ में जो ह्यूमिडिटी लेकर आया, और इधर हीट रह जाएगी इस साइड में। फिर अगर वेस्ट से आ रही है, वेस्टर्ली विंड की डायरेक्शन कैसे, वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्ली, ईस्टर्ली ईस्ट कोस्ट पे डालेगी ठंडा और इधर गर्म कर देगी, वेस्टर्ली इधर वाले को थोड़ा ठंडा करेगी वेस्ट वाले को, और ईस्ट वाले को ठंडा गर्म रखेगी, उधर नहीं डालने देगी। पर वेस्टर्लीज कम आती है वैसे लेकर के, ज्यादातर तो ईस्टर्लीज ये काम करती है। ओके फाइन। Another question, the last question in 2020, with reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statements: a coastal state has the right to establish the breadth of territorial sea up to limit not exceeding 12 nautical miles। एक सेकेंड, एक कोस्टल स्टेट है विच हैज अ राइट to establish the breadth of the territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from a baseline determined in accordance with the convention। अभी हम इसको गलत नहीं कर सकते, हम पहले स्टेटमेंट्स तीन देखेंगे। Ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea। Yes, whether coastal or landlocked, yes yes yes, ये तो बिल्कुल ही सही है, सेकंड बिल्कुल सही है। तो जहां सेकंड नहीं आ रहा उसे कट कर दो।
The exclusive economic zone shall not exceed beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. इकोनॉमिक जो EEZ होता है उसका 200 नॉटिकल माइल्स का बेसलाइन रहता है, ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा से है, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो ये चीज हमारी हो गई सही। 2 और 3 तो बिल्कुल सही है, तो 1 एंड अच्छा, ओके गॉट इट। तो 1 एंड 2 या फिर 1, 2 एंड 3। अब देखिए फर्स्ट वाला मुझे भी नहीं पता, और ये उस हिसाब से तो गलत हो जाता जिस हिसाब से यूपीएससी, बट अभी यूपीएससी टेक्स और हैक्स को फेल कराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए नॉलेज बेस बढ़ाना जरूरी है। पर समटाइम्स 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गलत हो। 2 और 3 50-50 पे चले जाएंगे हम, यहाँ से 50-50 पे आ गए। किसी ने 1, 2, 3 करा तो सही है, किसी ने 2, 3 करा तो गलत है। अब डबल, अच्छा एक चीज और बताऊं, डबल डिजिट डेटा मिल जाए ना कहीं पे, लगभग दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने लेटेस्ट में सीखा है, बट इट स्टिल डिपेंड्स। टेरिटोरियल सी का हमें अब लर्निंग याद कर लेनी चाहिए इन सब के अलावा। The territorial sea is a stretch of coastal seas that extends up to 12 nautical miles from the baseline of the coastal state. Got it? नॉर्मल है यार, इतना तो पता होना चाहिए ना। As defined by 1982 United Nations Convention Law of the Sea. Got it? So that's all for today for our lecture number 3, Oceanography. Signing off. We'll do another topic in the other lecture. Thank you.